कितने आवर्स की पढ़ाई होती थी मैम हाँ, आपकी? पढ़ाई तो एवरेज 5-6 आवर्स, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, वो कभी-कभी क्या होता है, आपका मूड नहीं होता। तो अच्छा। मैंने कभी खुद को फ़ोर्स नहीं किया, वो जो एक बॉडी की नेचुरल साइकिल होती है, आपका जो इंक्लिनेशन होता है, उसके हिसाब से मैंने पढ़ाई की। मैं ऐसा मानती हूँ कि नोट्स जो है वो बहुत पर्सनलाइज़्ड चीज़ें होती हैं। अच्छा। नोट्स आप उसका बनाते हैं जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है। तो जो ये ट्रांज़िशन हुआ वो उनके लिए काफ़ी पेनफुल था, क्योंकि सडनली जो प्रीलिम्स का पैटर्न बदला, जैसे ल्यूसेंट पढ़ के लोग वन लाइनर्स हो पढ़ के जाता लोग था। प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे। और दूसरा ग्रुप वो था जो बच्चे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका प्राइमरी फोकस यूपीएससी था। तो मैं कहूँगी आंसर राइटिंग एक स्किल होती है, और द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट गेट्स। हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिन्हा आपका बीपीएससी उत्कर्ष में बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ प्रियंकी मेहता मैम हैं जो बीपीएससी टॉपर हैं और 68 बीपीएससी में मैम का रैंक 1 आया है। तो आज मतलब मैम से काफ़ी कुछ डिस्कशन होने वाला है और मैम के जो सफलता का जो मूल मंत्र रहा हो या मैम की जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रही है या मैम के प्रिपरेशन के दौरान जो चैलेंजेस आए, वो सारी चीज़ें आज हम मैम से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपको बीपीएससी की इस सफलता के लिए उत्कर्ष परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, पहला सवाल है कि कैसे पता चला आपको आपका रिजल्ट, और जब रिजल्ट पता चला तो मतलब व्यक्तिगत रूप से आपका और आपके माता पिता फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था मैम? जी, एक्चुअली मीडिया वालों ने ही मुझे मेरे पापा को कॉल किया कि आपकी बेटी ने टॉप किया है। जी। तो इनिशियली वो जो डिसबिलीफ होता है कि अच्छा ऐसा हुआ, तो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा। ऑब्वियसली सब बहुत खुश थे, मतलब खुशी जो ऐसी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो अलग ही लेवल की थी। जी, व्यक्त करें। मैम, तो मतलब पहले से आप इस चीज़ को लेकर श्योर थे कि हाँ, कुछ ऐसा होगा, रैंक 1 को लेकर कभी सोचे थे ऐसा? नहीं, ऐसा मतलब एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं इंटरव्यू दे के आई, तो हाँ, लगा कि डिसेंट रैंक आ जाएगी, एक डिसेंट पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन टॉप करने जैसा कुछ नहीं सोचा था। अच्छा, ऐसा जी। कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग रहा ये, हाँ, है ना? सरप्राइज़िंग था, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी। मैम, जैसा हम सुने और देखे हैं पहले भी, अभी 2 दिन से मैम देख रहे हैं, हम आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। मैम, जो दादाजी हैं आपके, जी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही थे। जी। तो जब वो उनको पता चला कि वो जिस डिपार्टमेंट में थे, आप उसी डिपार्टमेंट में अधिकारी बन के जा रहे हैं ना, बिहार की अफ़सर बिटिया जो मतलब जा रही हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था मतलब? जी, वो बेहद खुश हुए, क्योंकि उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में एज़ अ क्लर्क सर्व किया था, मैं वहाँ पे ऑफ़िसर की तरह सर्व कर रही हूँ, लेकिन मेरे दादाजी चाहते हैं मैं भी और आगे बढ़ूँ और एक आईएएस ऑफ़िसर बनूँ, तो वो खुश हैं, लेकिन और आगे की उम्मीद भी कर रहे हैं। जी, कांग्रेचुलेशन मैम, मतलब शुभकामनाएँ मैम उसके लिए। थैंक यू। मैम, बचपन से अपने दादाजी को आप देखे हैं आरओ के लिए, है ना? तो क्या ऐसा ही कुछ मतलब इंस्पिरेशन रहा था कि आरओ प्रेफ़रेंस में डालना है, हुँ, तो या फिर अदर मतलब जैसे डीएसपी वगैरह भी था, तो हुँ। क्या मतलब क्यों नहीं उधर गए? हाँ, जैसे कि मेरी जो प्रेफ़रेंस थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट इस बार 68 में नहीं था। तो उसके बाद रेवेन्यू सर्विस जो है वो मेरी प्रेफ़रेंस थी। जैसे पुलिस सर्विस मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ, और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके लिए मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ उसपे। ओके, तो इसीलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, तो मैंने रेवेन्यू को चूज़ किया। ओके मैम। तो ये बीपीएससी आपका मैम कौन-सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट। तो मैम, क्या आप मतलब कैसे पढ़ाई करते थे? कितने आवर्स की पढ़ाई होती थी मैम हाँ, आपकी? पढ़ाई तो एवरेज 5-6 आवर्स, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, वो कभी-कभी क्या होता है, आपका मूड नहीं होता है। तो अच्छा। मैंने कभी खुद को फ़ोर्स नहीं किया, वो जो एक बॉडी की नेचुरल साइकिल होती है, आपका जो इंक्लिनेशन होता है, उसके हिसाब से मैंने पढ़ाई करी। तो अभ्यर्थी के लिए मतलब जो देख रहे हैं आप, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए? हुँ, मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए या हुँ। फिर एक कंसिस्टेंट वे में आप जो रोज़ पढ़ रहे हैं वो वैसे पढ़ते रहें? हाँ, मैं यही कहूँगी कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर, जैसे कि सिविल सेवा की जो प्रिपरेशन होती है, वो काफ़ी लंबे वक़्त तक चलती है। अगर आप लकी हो जी, तो 1 साल, मिनिमम 1 साल या जी। फिर 2 साल, तो एवरेज 2-3 साल लगते हैं। तो इतना पढ़ो कि एक बर्नआउट ना हो, क्योंकि क्या होता है कि 1 महीने तक आपने बहुत पढ़ लिया, फिर उसके बाद आधे महीने आप एकदम जी। पछतोगे, तो वो मत करिए। देखिए कि आप एक जो कंसिस्टेंसी, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, तो ठीक जो वो है। स्लो रहिए, लेकिन जी। वो जो स्टेडीनेस होती है वो मेंटेन करके रखिए। ओके मैम, तो ये नोट्स वगैरह जो होते थे, किसी टॉपर के नोट्स आप फ़ॉलो करते थे? कोई जैसे अ, टॉपर्स को आप मतलब कहते हैं ना, कोई अपना रोल मॉडल मानता हो, उसको फ़ॉलो कर हुँ, रहे हैं, उसके नोट्स को देख रहे हैं, ऐसा कुछ था या फिर आप अपना नोट्स बना रहे थे? मैं ऐसा मानती हूँ कि नोट्स जो है वो बहुत पर्सनलाइज़्ड चीज़ें होती हैं। अच्छा। नोट्स आप उसका बनाते हैं जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है।
तो अगर किसी और ने नोट्स बनाया तो उसने जो पढ़ा, उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो उसके हिसाब से नोट्स बनाएगा। तो मैंने कभी किसी और के नोट्स नहीं पढ़े, मैंने कोशिश भी करी तो मेरे से वो हो नहीं पाया। जी, तो जैसे इग्नू होती है, जो इग्नू के नोट्स एक्चुअली नहीं होता है, वो टेक्स्ट बुक जैसा ही होता है। तो मैंने उसको पढ़ा, फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए एंड्रयू हेवुड, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनकी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ। जैसे मैंने इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी काफ़ी वॉल्यूमिनस था, टाइम लगा, लेकिन मैंने खुद के ही नोट्स बनाए और लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा मेरे लिए। नोट्स आप खुद से तैयार करेंगे? जी, बिल्कुल। ओके मैम। मैम आपके अनुसार मतलब अभी जो बीपीएससी जो आपका एज है बहुत जल्दी बीपीएससी निकल गया है ना, जी। जो शायद आप बताए कि डीएसपी के लिए एलिजिबिलिटी भी नहीं थी शायद नहीं, एज का। डीएसपी के लिए नहीं, डीएसपी के लिए 20 साल लगते हैं एक्चुअली। जो लेवल 9 के पोस्ट है उनके लिए 22 साल लगती है। तो जो कट ऑफ डेट थी वो थी अगस्त 2022, जब मैंने फॉर्म भरा था। उस वक्त मैं 21 साल 6 महीने की थी, अभी तो मैं बस 23 की हो गई हूँ। तो Okay. लेकिन अभी के हिसाब से वो काउंट नहीं करते, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसके हिसाब से मेरी एज नहीं थी। तो लेवल 9 के जो 9-10 पोस्ट होते थे उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। तो मैम आगे क्या प्लान है? आप डीएसपी एसडीएम यूपीएससी की तरफ जाएंगी? अभी क्या हाँ, आगे रखना है तैयारी है? एक्चुअली यूपीएससी ही मेरा जो प्राइमरी फोकस था, वो Okay. यूपीएससी ही था। अच्छा। जो कि जो 68 का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस हो रहा था बीपीएससी से, तो मैंने बीपीएससी दे दिया था। अभी 23 यूपीएससी 2023 मैंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है अच्छा। और मैं इंटरव्यू देने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं काफ़ी होपफुल हूँ। देखिए मैम का यूपीएससी भी निकल रखा है और मैम का इंटरव्यू भी है आगे। मैम उसके लिए कहते ना, मैं तो चाह रहा हूँ कि उसमें आप सफल हो और उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू। मैम अगर बात करें कुछ वैसे 4 बुक्स कि अभ्यर्थी पढ़े और वो मतलब ऐसा है कि वो 4 बुक पढ़ लो और बीपीएससी निकल गया, कुछ ऐसा है? एक्चुअली 4 बुक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पॉलिटी के लिए जो एक लक्ष्मीकांत होती है, जी। वो तो मस्ट हैव है। उसके अलावा जैसे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया। हिस्ट्री के लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी ठीक है, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा डायनामिक हो चुका है, लेकिन कोई भी बुक सफिशिएंटली उसको कवर नहीं कर पाएगा। अगर आप जो है जैसे कि कुछ डिबेट शोज़ आते हैं, जैसे सनसद टीवी, तो अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे कुछ डायनामिक चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कोई भी ऐसी 5 मैजिकल बुक्स नहीं है जिसको पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो मतलब वो डीप में जाना है, वो सारी चीज़ें डीप में थॉली। एक्चुअली कोई एक सोर्स रेफर करना, एक सोर्स से स्टिक करना वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जैसे कि अभी हमारा फोकस क्या है, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी। तो एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी वो डेली बेसिस पे ग्रो कर रहा है। तो वो जो डायनामिज्म है वो बहुत बहुत हाई है। तो कोई एक बुक अगर आपने 1 महीने पहले भी बुक पढ़ी है ना, तो 1 महीने में इतना ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन हो जाता है कि वो बुक आउटडेटेड हो जाती है। तो हाँ, तो वो जो करंट सोर्सेज होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मैम 68 आपका पहला अटेम्प्ट था, जी। करेक्ट? इसमें मैम बहुत सारे बदलाव हुए, ऑप्शनल को कर दिया गया, हाँ। क्वालिफाइंग ऐसे ऐड कर दिया गया, मतलब अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। तो आप इस चीज़ को कैसे लिए थे? मतलब कि ठीक है ऐसे आ गया और ऑप्शनल हट गया, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मतलब लिए थे? हाँ। पॉजिटिवली या फिर कैसे इन सब चीज़ों को कंसीडर करते? बिकॉज़ वो पैटर्न चेंज होना, फिर उसमें अपीयर होना, फिर रैंक 1 आना मैम, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे जब जो चेंजेस आए, जो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया बीपीएससी के पैटर्न में, तो उसके कंटेक्स्ट में स्टूडेंट्स की 2 ग्रुप्स बन गए। पहला वो ग्रुप जो ऑलरेडी सिर्फ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो ये ट्रांजिशन हुआ वो उनके लिए काफ़ी पेनफुल था। क्योंकि सडनली जो प्रीलिम्स का पैटर्न बदला, जैसे ल्यूसेंट पढ़ के लोग, वन लाइनर्स हो पढ़ के जाता लोग था। प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे। जी। और दूसरा ग्रुप वो था जो बच्चे यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका प्राइमरी फोकस यूपीएससी था। तो मैं कहूँगी कि उनके लिए चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि अब वन लाइनर ल्यूसेंट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इनफैक्ट मैं सेकंड ग्रुप में आती हूँ, क्योंकि अगर वो प्रीलिम्स वैसा होता, ल्यूसेंट आती, वन लाइनर आती, तो शायद मैं खुद प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाती। तो प्रीलिम्स का पैटर्न बदला, तो शायद इसीलिए मुझे काफ़ी आसानी हुई क्लियर करने में। और मेंस के लिए मैम, मेंस में जो ये पैटर्न चेंज हुए, ऑप्शनल क्वालिफाइंग किया गया, ऐसे इंक्लूड किया गया 300 मार्क्स का, तो मतलब इसको आप किस तरीके से लिए थे? इनफैक्ट ये जो रिफॉर्म बीपीएससी ने किया, ये इनफैक्ट ये जो डिमांड है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करो, क्योंकि ऑप्शनल की वजह से जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स वेरी करते हैं, फिर जो नॉर्मलाइजेशन का इशू आता है, तो उसके वजह से सिर्फ बीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में भी हमने देखा है कि अच्छा। लोग काफ़ी ये इशू रेज करते हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि ये जो चेंज था काफ़ी कमेंडेबल था बीपीएससी की तरफ से। तो मैं कहूँगी कि इसको लेके लगभग सारे बच्चे कहीं न कहीं यूनानिमसली खुश हैं कि चलो अब
ये नहीं कि सोशियोलॉजी की मार्किंग हो रही है, मैथ्स की मार्किंग अलग हो रही है, इसको एज मिल रहा है उसको नहीं। मतलब सबको अब सेम पैरामीटर पे 3 जो पेपर्स होते हैं सबके लिए अब वो सेम है, पैरामीटर सेम है। तो काफ़ी ज़्यादा जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है लोगों के लिए। तो मैम ऐसे पहला बार आया था, तो इसकी कोई आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी या फिर मतलब क्योंकि है ना लोकल मुहावरेज थे उस टाइम तो ज़्यादा टफ पूछा था कंपेयर टू 69। जी। 69 में तो थोड़ा था कि समझ में आ रहा था, 68 में तो थोड़ा लेवल डिफरेंट था। हुँ। तो उसका कुछ स्ट्रैटेजी आपने बनाया था मैम ऐसे का? एक्चुअली 68 में जो ऐसे का पेपर था वो किसी को पैटर्न नहीं पता था। हमारे लिए तो वो हमने सडन देखा। 69 वालों ने तो गेस कर लिया कि ठीक है लोकल मुहावरों पे कुछ आ सकता है, लेकिन हमने तो गेस नहीं किया था। जी। तो एक क्वेश्चन उसमें था साइंस विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन विदाउट साइंस। तो भले ही वो लोकल मुहावरे होते हैं लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, जो जी। लोग बिहार से नहीं है उनको भी समझ में आएगा। तो वो वैसे ही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं कि लोग जी। इजीली कर ले। और ऐसे के लिए जैसे मैं बोलूंगी कि ऐसे जो है वो काइंड ऑफ पैचवर्क होता है। अच्छा। आपने GS1 में जो पढ़ा, GS2 में जो पढ़ा, वो इतना मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना होता है कि आपको किधर से कहाँ से पॉइंट्स लाने पड़े। तो ऐसे के लिए बस एक चीज लगती है कि जब आप लिख रहे हो तो दिमाग में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, आप सारे पर्सपेक्टिव से सोच पा रहे हो। तो अगर आप वो कर पा रहे हो तो ऐसे ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए आपके लिए। ओके। मैम आपकी तैयारी की तैयारी की अगर बात करें मैम, तो ये जो मतलब आंसर राइटिंग सबसे बड़ा जी चैलेंजिंग बिल्कुल होता है बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल लिए कि कैसे फ्रेमिंग करें उसका, कैसे लिखें। बिल्कुल। तो ये उत्तर लेखन जो था मैम, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? हाँ, जैसे कि आंसर राइटिंग जब आप करते हो तो जो कीवर्ड्स है उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। देन पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, लॉस एंड डैमेज फंड। तो उस पे ध्यान दो, ठीक है। ओके। क्योंकि हम पूरी कहानी लिख देते लेकिन जो एग्जामिनर वो की टर्म ढूंढ रहे जी। होते वही नहीं मिलता उनको। तो जब आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक तो देखो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकैबुलरी जो है, टर्मिनोलॉजी है, मेक श्योर आप उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो और 2-3 बार उसको अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर दो। और वही मैं ये भी कहूँगी कि जो मेंस होता है, जैसे कि बीपीएससी का जो GS2 पेपर है वो काफ़ी जी। लेंदी हो चुका है अब। जी। तो अगर आप एकदम आपकी राइटिंग फास्ट नहीं है, आप पॉइंट्स को रिकलेक्ट नहीं कर रहे हो टाइम पे, तो पेपर आपका मिस हो जाएगा। ओके। तो मैं कहूँगी कि राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, एक्सटेंसिवली लिखो। और जैसे कि जब आप एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है, अगर जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं मैंने उसके लिए 20 मिनट रखा था। तो जी। जैसे ही घड़ी पे मैं देखती थी कि 20 मिनट हो रहा है, अच्छा। तो भले ही मुझे लगता था मैं और लिख सकती हूँ लेकिन मैं आंसर कंक्लूड करके दूसरे पे बढ़ जाती थी। क्योंकि ओके। क्या होता है ना कि जो आंसर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं, ऐसा ग्रीड होता है कि थोड़ा और लिख लूँ, जी। हाँ। जी तो बिल्कुल। उस चक्कर में क्या होता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसके लिए एकदम टाइम नहीं मिलता। जी। तो ये मत करिए। आप अच्छे मार्क्स से तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एवरेज आंसर्स ही लिखो सबके। ऐसा नहीं कि 2-3 का काफ़ी एक्सेप्शनल लिख दिया और बाकी के टाइम नहीं हो पाया अच्छे से, बस किसी तरह घसीट जी। दिया। हाँ, तो टाइम बांध के रखो कि 20 मिनट तो 20 मिनट, उसमें कंक्लूड कर देना है तो कर देना। अगर ये फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि पेपर कंप्लीट कर पाओगे टाइम मैम आंसर राइटिंग में एक चीज़ आपने बताया कि स्पीड बढ़ाने वाली बात। पे। जी। तो ये वो कैसे कर सकते हैं? मतलब इसके लिए क्या कुछ अगर वन एक लाइन में मैं आपसे पूछूँ कि इसके लिए क्या किया जाए वो स्पीड बढ़ाने के लिए, यू तो नो, इसमें क्या कर सकते हैं सी मैम? आंसर राइटिंग एक स्किल होती है और द मोर अच्छा। यू प्रैक्टिस द बेटर इट गेट। नो, तो मतलब आप प्रैक्टिस जितना एक ऑप्शन है। एग्जैक्टली आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और बहुत सारी जैसे अलग अलग चीज़ें, बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें भी होती है, जैसे कि जी। पेन। कुछ पेन जो होते हैं आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, कुछ उसको कम कर देंगे। तो थोड़ा ट्राई कर लो कि कौन सा जो पेन है वो आपकी स्पीड जी। को इन्हांस कर रहा है, और जो फ्लो है उसको भी एक बार चेक कर लो। ओके मैम। मैम मेजर पार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। तो जी। ये सब आप कैसे मतलब फॉलो कर रहे थे? क्योंकि इसमें तो पूरा अप टू डेट रहना है, डेली डेली पढ़ना है, मतलब बिहार की चीज़ों से जी। कनेक्ट रहना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे थे मैम? जैसे आपने बोला बिहार स्पेशल, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में हर जो दूसरा इवेंट हो रहा है वो आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे कि वो जो जनरली वो जो पूछते हैं बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो पॉलिसी रिलेटेड होती है। तो ओके। पॉलिसी रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका जो बेस्ट सोर्स है बिहार के कंटेक्स्ट में, वो इकोनॉमिक सर्वे। ओके। जैसे कि उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे चैप्टर्स को, जैसे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। देन देयर इज दिस हेल्थ इंडिकेटर्स का भी अलग एक आता है, इकोनॉमिक जो हमारा कंडीशन है उसका आता है। तो वो जो चैप्टर्स होते हैं वो इतने कॉम्प्रिहेंसिवली हर डायमेंशंस को कवर करते हैं कि, और उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के डेटा और फिगर्स तो आते हैं, फिर गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, स्कीम्स है, वो भी आती है। प्लस गवर्नमेंट ने लास्ट 10 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में क्या क्या प्रोग्रेस किया है और क्या क्या रोड ब्लॉक्स है,
वो सारी चीज़ें एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनके पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से मेंशन करा होता है। तो जो बिहार में करंट अफेयर हो रही है उस मैं कहूँगी कि उस पे फोकस करने की बजाय आप थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोशिश करो। टाइम कंज्यूमिंग है बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा वो। ओके। मैम मेंस में होते हैं मतलब 3 पेपर हैं स्कोरिंग जीएस 1, 2 और एसे। जी, मैम जीएस 1 में एक स्टैट्स का एक पोर्शन है जो जी, कि स्कोरिंग है ना? जी, अगर वही अच्छा तो। करे तो लोग अच्छा मार्क्स आ जाएगा उसमें। हुँ, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी मैम? आप कैसे इस पे हुँ। वर्क कर रहे थे? हाँ, सी जो डीआई वाला पोर्शन होता है उसके लिए जो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से कर लो। कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चंस ईज़ी होते हैं बट द पॉइंट इज़ जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो ना और जब स्ट्रेस होता है, तो कभी-कभी क्या लगता है एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है करना क्या है करना क्या है? जी, दोबारा पढ़ते हो दोबारा, तो वो जो एंग्जायटी क्रिएट हो जाती है ना दिमाग में उसके चक्कर में बहुत सिंपल से कैलकुलेशंस भी आप गलत कराते हो। तो ओके, उस टाइम अपना काम और कूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस गलत इसलिए नहीं होते कि आपको आता नहीं है। इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि इतना वो कभी-कभी लेवल इतना आसान होता है कि लोग उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत ओके। स्टेट सी चीज़ें पूछी जाती है लेकिन आपको लगता है कुछ कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है, आप गलत कर देते हो फिर। मतलब ये स्ट्रैटेजी के मामले में अगर देखें तो वो थोड़ा-सा उसको पैनिक नहीं होना है, बस हाँ, दिमाग पास्ट ईयर शांत के रखना है। क्वेश्चंस कर लो, उसी बेसिस पे आते हैं और हाँ, पैनिक मत करो उस टाइम आराम से। और मैं यही कहूँगी कि कोशिश करो उसको पेपर की शुरुआत में कर लो, क्योंकि आखिरी में जब वो घड़ी टिक करती है ना, तो वो जो प्रेशर जी। जैसे-जैसे माउंट होता है, हुँ। तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो शुरू में कर लो फिर प्रेशर नहीं रहेगा। मैम इससे हट के एक सवाल है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसा प्रेशर था? आप पे भी या मतलब कैसा वो फीलिंग क्या था एग्ज़ामिनेशन हॉल का? हाँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो बेसिकली जैसे मैंने बोला मेंस जो है वो फिज़िकली और मेंटली इतना टैक्सिंग होता है जब आप एक बार आप लिखने जब बैठते हो ना तो जी। 3 घंटे जब हो जाते हैं तभी आप उठ के देखते हो आस-पास चल क्या रहा है। अच्छा, लिटरली अच्छा। आपके पास इतना भी वक़्त नहीं होता कि देखो चल क्या रहा है, माहौल क्या अच्छा। है। तो मेरे लिए तो एक्चुअली मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी तो वैसा कुछ नर्वसनेस नहीं हुआ। जैसे मैं घर पे लिखती थी मैंने आराम से लिख लिया। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को होता है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि बेसिक चीज़ें भी भूल जाते हैं, पॉइंट्स नहीं रिकलेक्ट कर पाते हैं और चीज़ें बहुत बिगड़ जाती ओके। हैं। मैम अभ्यर्थी का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करे, उसके बाद मेंस करे या साथ में करे। तो अगर अभ्यर्थी को मैम आप एक बार प्लीज़ बताएँ कि ये कैसे तैयारी करे? वो प्री कम मेंस लेते हुए चले या प्री को अलग करे, मेंस को अलग करे? जी, तो जैसे कि अभी हम 2-3 सालों से ट्रेंड देख रहे हैं कि जो मेंस होता है बीपीएससी में वो प्रीलिम्स के बहुत कम दिनों के वक़्त के अंदर हो जाता है। आपके पास टाइम नहीं होता कि प्रीलिम्स होने के बाद मेंस की तैयारी करो। तो मैं तो और जैसा पैटर्न बदला है प्रीलिम्स का, तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं करी तो दोनों को निकालना मुश्किल है, तो पहले मेंस की तैयारी कर लो। पहले ओके। आंसर, क्योंकि आंसर राइटिंग 2-3 महीने में होने वाली चीज़ नहीं है। जी, उसमें लंबा वक़्त लगता है, तो आंसर राइटिंग पे एक बार कमांड कर लो। फिर जब आप जो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेस होगा ना, जी। तो जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप देखोगे कि ठीक है वो फैक्ट्स वहीं से डराइव हो जा रहे हैं। और जो ओके। थोड़ा बहुत ब्रश अप करना पड़ेगा वो फाइनल मोमेंट पे है, जैसे 1 महीना है, तो आप जैसे प्रीलिम्स सेंट्रिक आप मॉक टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिया तो उससे हो जाता है। तो मतलब प्री कम मेंस चलना चाहिए लोगों को, ऐसा है? या जी। पहले मेंस को पहले प्रिपेयर मैंने बोला कि आंसर राइटिंग मेंस आंसर पे राइटिंग? पहले कमांड कर लो। जी, जैसे कि मेंस काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो जो जैसे कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे ना तो मेंस कवर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ओके। मेंस कर लिया है ना तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि प्रीलिम्स हो गया तब तो मैं मेंस कर लूंगा। जी, कुछ लोगों का क्या होता है जैसे कि काफी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका हर बार प्रीलिम्स क्लियर होता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता। तो अच्छा। वो वही होती है, लेकिन अगर आपने मेंस पे कमांड कर लिया है, जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स रहे, एस्पिरेंट्स रहे, जिनका 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ और चौथी बार जैसे ही प्रीलिम्स हुआ उनका मेंस बहुत अच्छी रैंक आ गई। क्यों? क्योंकि उनका आंसर राइटिंग पे काफी अच्छा कमांड होता है। तो अच्छा, मेक श्योर कि आपने मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से की हो, आपका आंसर राइटिंग पे कमांड है। तो जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होगा ना, जैसे ही, क्योंकि कट ऑफ चाहिए होते हैं, बिल्कुल। तो आपने इजी क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो मेंस अच्छे से प्रिपेयर, तो उसी अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा। ओके मैम। तो प्री मेंस की तो बात कर लिए मैम। जी। इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ मतलब एंग्जायटी वगैरह हो रहा था? अगले दिन अगर इंटरव्यू है तो कुछ रात में टेंशन वाला मोमेंट कुछ ऐसा चल रहा था क्या, या वहाँ पे जाके कुछ या टेंशन और से, अंदर के कैसे हाँ माहौल जी। रहते हैं मैम, सवाल जी, कैसे मैं पूछते हैं? बताती हूँ। टेंशन से ज़्यादा वो एंटिसिपेशन होता है ना, वो क्या पूछेंगे। जी, जैसे कि इंटरव्यू के लेके काफ़ी मिथ होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हैं या फिर मेबी बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे वो लोग। मेरे केस में तो हाँ, मैं जैसे जब तक मैंने एंटर नहीं किया आई वाज़, जी, थोड़ा नर्वसनेस तो नेचुरल होता है। जी, जैसे ही मैंने एंटर किया,
सर ने बोला कि आराम से बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर मैं शांत हो गई। उसके बाद जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, वो लोग इतने फ्रेंडली थे। इंटरव्यू से ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ग्रिल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है। वो अपने इनपुट्स दे रहे थे, मैं अपने इनपुट्स दे रही थी। तो काफ़ी वार्म था, काफ़ी वेलकम था। और 2 मिनट जैसे ही आप बैठते हो, आपकी सारी नर्वसनेस चली जाती है। एटलीस्ट मेरा जो जी। बोर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था मेरे लिए। मैम आपकी प्रिपरेशन का क्या सोर्स था? आप कैसे तैयारी कर रही थी? क्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने फाउंडेशन है 11-12 ग्रेजुएशन में, मैंने अपने फाउंडेशन पे काफ़ी काम किया, आंसर राइटिंग पे काफ़ी काम किया। तो जो स्टैटिक चीज़ें होती है उसके लिए एनसीईआरटीज़ तो होता है, उसके अलावा जैसे कि जो डायनेमिक चीज़ें हैं, तो जो सनसेट टीवी है, जैसे कि उस पे एक शो आता था पर्सपेक्टिव। अच्छा। हर दिन एक 30 मिनट का एपिसोड आता था। और जो भी जैसे कि कोई भी चीज़ें चल रही, चाहे वो डीप फेक हो, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हो, वो उस पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। और जैसे कि जो उनके पैनलिस्ट होते हैं, काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं, फिर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन्स होते हैं। तो जो आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा है वो एकदम गवर्नमेंट की प्राइमरी सोर्स है। तो ओके। बहुत ऑथेंटिक होता है, बहुत रिलायबल होता है। तो मेरे लिए वो काफ़ी क्रूशियल था। और एक योजना योजना जो आती है हर महीने की, जैसे कि अगर 1 साल की योजना आप देखोगे, कि अगर आपने 1 साल की योजना पढ़ ली, तो उसमें इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश करी कि जो प्राइमरी सोर्स होता है, जो गवर्नमेंट का सोर्स होता है, क्योंकि सिविल सेवा में जो प्रश्न आते हैं वो वही आते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिन पॉलिसीज की बात गवर्नमेंट कर रही है, बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर में वैसी ही चीजें आएंगी। जी। हाँ, तो देखो, तो संसद टीवी जो है वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दिखाता है। योजना जो है वो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दिखाता है। जैसे कुछ लोग पीआईबी को फॉलो करते हैं, लेकिन पीआईबी जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा फिल्टर कंटेंट करने की जरूरत पड़ती है, सब कुछ रेलिवेंट नहीं होता। हाँ, कुछ स्कीम्स होते हैं जिसका अलग से इंफॉर्मेशन आता है, वो चीज़ है। लेकिन जैसे सनसेट टीवी, उस पर जैसे पर्सपेक्टिव के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग शोज आते हैं, जहाँ पे डिफेंस एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए मुझे लगता है कि डायनेमिक टॉपिक्स के लिए वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और मतलब क्या ये पूरा आपका सेल्फ स्टडी रहा है मैम? हाँ, बिल्कुल मेरा सेल्फ देखिए, स्टडी। सबसे बड़ी बात है मैम ने सेल्फ स्टडी करते हुए यूपीएससी भी मतलब मेंस भी इनका क्लियर हुआ है और बीपीएससी में भी रैंक 1 आया है। तो मैम अगर कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सेल्फ, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप मेंस में बैठे होते हो ना, उस टाइम आपका जो अपने दिमाग में होता है वही काम आता है। नहीं फर्क पड़ता आपको किसने पढ़ा है, वो वहाँ पे आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो आपने जो खुद पढ़ा होगा, जो आप खुद रिकॉल कर पाओगे, वहाँ पे आप अपने भरोसे होते हो। तो सेल्फ स्टडी जो क्या होता है ना, वो आपको खुद पे भरोसा दिलाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जब अच्छा। आप किसी क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करते हो ना, जी। तो जैसे कि कभी कभी जैसे आपने देखा होगा बचपन में कि जो प्रॉब्लम में आप उलझ जाते हो, एक बार सॉल्व कर लिया ना, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो सेल्फ स्टडी वही करती है। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद से, भले ही आपको 1 महीना लग जाए उससे स्ट्रगल करते हो, लेकिन एक बार सीख गए तो जी। एग्जाम हॉल में उसको वो किसी भी तरह से पूछ ले, आप लिख के आएंगे। लेकिन अगर आपने कहीं से जैसे मगअप कर लिया है चीज़ों को, तो अगर जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, तो फिर आप वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी उतने कम वक्त में आंसर ओके। फ्रेम करने में। मैम आपका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुआ था बीपीएससी या यूपीएससी के लिए? आप कब से मतलब कहते हैं ना कि मतलब मेंटली सेट हो गए थे कि हमको यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, या तैयारी आप कब से स्टार्ट कर जी, दिए थे इसके लिए? जैसे कि मैंने बोला कि सिविल सर्विसेज जो होते हैं उसके लिए कुछ फाउंडेशनल स्किल्स लगते हैं। आंसर, चाहे वो आंसर राइटिंग हो जी। गई, रीडिंग हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गई। तो जैसे 11-12 में मेरा ह्यूमैनिटीज़ था, तो ऑब्वियसली जो मेरा बेस है वहीं से बनना शुरू हो गया था। और दिमाग में ऑब्वियसली कहीं न कहीं एक सिविल सर्विसेज वाली चीज़ थी। लेकिन मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोचा कि अब बीपीएससी भी काफ़ी ज़्यादा जो जैसे प्रीलिम्स का पैटर्न बदला, तो मेरे लिए लगा कि अरे, ये तो मैं वन लाइनर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं शायद कर सकती हूँ। तो फिर मैंने बिहार स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी और फिर मैंने बीपीएससी अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा। मैम कहते हैं ना सफलता में तो सबका योगदान होता है ना, तो अगर बात करें मेजर रोल या मेजर योगदान तो किनका रहा था मैम? वो तो फैमिली का ही रहता है, क्योंकि जी। फैमिली जो होती है एक एक जो रॉक सॉलिड सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि जो जर्नी अपने आप में होती है, इमोशनल टर्मोइल होता है, आप बहुत बार थक जाते हो, ऐसा लगता है जी। खुद पे भरोसा नहीं रहता। तो जो लोग होते हैं वो आपका मिरर होते हैं, वो आपको यकीन दिलाते हैं कि नहीं, तुम कर सकती हो, और बस थोड़ा थोड़ा धैर्य, थोड़ा धैर्य और चीज़ें हो जाएंगी। तो जब भी मैं घबराई, जब भी मुझे डर लगा, तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी और वो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था।
मैम एस्पिरेंट को तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए? अगर तो होता है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो इन इन इस पॉइंट पे मैम आप क्या अभ्यर्थी को कहना चाहेंगे कि आप तैयारी के दौरान इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करो, ऐसा एक सजेशन आपका कुछ हो? जी, मैं कहूँगी कि जो एक सिविल सर्वेंट का होता है या फिर सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट होता है, दोनों आप पहले भी तैयारी के पहले भी और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी, जो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जी, राइट? जी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब कॉम्पोनेंट होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस, राइट? तो सेल्फ अवेयरनेस जैसे आपने बोला क्या करो क्या नहीं करो, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रात में पढ़ना काफी प्रोडक्टिव हो, जी। कुछ लोगों के लिए नहीं हो, तो मैं डू एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं बना सकती ऐसी, क्योंकि वन अच्छा, साइज डज नॉट फिट्स ऑल, राइट? करेक्ट, तो वो मैं नहीं कर सकती, तो आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। आपको अपना शरीर का जो साइकिल होता है या आपका जो दिमाग है, जैसे कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि स्टेज फियर होता है, भले ही वो काफी अच्छे परफॉर्मर हो लेकिन स्टेज पे जाते ही वो नहीं परफॉर्म कर पाते। करेक्ट। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे ही ऑडियंस आती है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। जी, तो आप कौन से हो, स्टेज फियर वाले या परफॉर्मर? परफॉर्म हाँ, तो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज खुद के बारे में जानो, और दूसरा होता जी, है कि इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, आपका जो आपके खुद के साथ रिश्ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद को लेके काफी नेगेटिव कॉन्सेप्शंस रखते हैं, और मानो या ना मानो वो सबकॉन्शियसली आपकी चॉइसेस को या आपकी लाइफ में जो भी चीजें होती है उसको शेप करते हैं। तो खुद को समझो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हम खुद को अननेसेसरली पुश कर देते हैं, जैसे आपने जी, बोला डोंट एंड डू, जैसे कुछ लोगों को कुछ चीजें करनी पसंद होगी, जी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रिपरेशन के दौरान उसको मत करो, क्योंकि जी, मे बी वो उनके लिए बहुत मायने रखता हो। करेक्ट, जैसे कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ रहना बहुत मायने रखता है, जैसे मैं, तो जी, अगर मुझे कोई लगे, लोग कहेंगे कि नहीं फैमिली से दूर रहना ज़रूरी है, तो वो मेरे लिए एक बहुत मेजर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो मैं जी, खुद को जानती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, तो मैं कहूँगी खुद को जानो और अपनी जो लिस्ट है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो खुद ही तैयार करो। ओके। मैम आपकी प्रिपरेशन के दौरान कुछ वैसे चैलेंजेस आपके लिए किसी सब्जेक्ट हाँ, को लेकर या स्टडी को लेकर कुछ ऐसा रहा है? हाँ, एक्चुअली कभी कभी क्या होता था कि जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ तो लगता था कि अरे सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, या इसको पढ़ लिया फिर मैं भूल गई। ऐसा होता है ना कि अरे ये टॉपिक आपने कर लिया लेकिन फिर ऐसा लगा अरे नहीं किया, तो एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता था, और इनफैक्ट एग्जाम के दिन तक लगता था कि अरे पूरा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेजोरिटी लोगों के साथ होता होगा कि एग्जाम के दिन तक आपको लगता है कि मे बी तैयारी पूरी नहीं हुई है, कुछ छूट गया है, जी, कुछ रह गया है, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहेगी, आप कभी भी 100% सिलेबस को लेके श्योर नहीं हो सकते। तो ओके, वो एक मेजर प्रॉब्लम जो मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली वो मेरे दिमाग में आता था। ओके मैम। मैम प्रिपरेशन के दौरान किन बातों का मतलब ध्यान रखना चाहिए? प्रिपरेशन में मतलब कौन-सा बात क्या कहते हैं ना सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के दौरान किन बातों पर हम ध्यान रखें? क्योंकि जी। बहुत ये एक लंबा सफ़र होता है, बहुत हम्म, कन्फ्यूज़िंग होता है। कितने बच्चे मेंस तक पहुँच के उनका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाता। जी। तो इन सब चीज़ के लिए मैम आपका क्या सजेशन है? हाँ, जैसे कि जब आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन करते हो तो जनरली लोग क्या कहते हैं कि मेहनत करो हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट है सालों मेहनत करते हैं, सारी अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर जी, भी नहीं हो पाता। तो मैं कहूँगी कि जस्ट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट, राइट? तो अच्छा, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट कि जी, व्हाट लाइज अहेड। तो करेक्ट, कभी भी ये मत सोचो कि हो ही जाएगा, मैं कर ही लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा। हमेशा सोचो कि अगर नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि जब बारिश होने वाली होती है हमें उससे पहले अपना घोंसला तैयार कर लेना चाहिए। करेक्ट, तो बुरे दिनों के लिए हमेशा तैयार रहो, सोच के चलो कि अगर नहीं हुआ वर्स्ट के सिनेरियो में तो आप क्या करोगे। हाँ, जी, तो अगर आपने उसके लिए प्रिपेयर कर लिया ना तो फिर जो एक फियर होता है वो हमेशा आपको नहीं सताएगा, क्योंकि एक बार आपने उसको डील कर लिया है तो फिर आप निडर होके तैयारी कर पाओगे, और एक टाइमलाइन सेट कर लो कि इतने साल मुझे देने हैं, क्योंकि वो जो साइकिल होता है ना, वो जो एनुअल साइकिल होता है, एक अटेम्प्ट और एक अटेम्प्ट और, जी। वो आपकी ज़िंदगी के कितने साल ले लेगा और कितने लोगों के लिए है, तो उसको लेके थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि अभ्यर्थी के लिए मैम आपके कुछ मैसेज या संदेश हो, हुँ। तो प्लीज़ मैम 2 लाइन में बता दें? हाँ, मैं बोलूँगी कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, जो आपकी प्रिपरेशन है उसको कोशिश करो कि थोड़ा पर्सनलाइज़ करो, क्योंकि आप एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो, कल को आप देश सँभालोगे, कल को आप पॉलिसी मेकर बनोगे, तो
देश की इतनी सारी समस्याएं हैं, Correct, ma'am. उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। जी मैम। तो आज अगर आप अपना सोल्यूशन ढूंढ लेते हो तो कल पक्का देश का सोल्यूशन तो बिल्कुल ढूंढ निकालोगे। देखिए अभी तक हम लोग मैम के पूरा जिनका जो सफलता का मूल मंत्र है, इनके जो चैलेंजेस रहे, इनकी स्ट्रैटेजी रही, सारी बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। मैम की जो ये जर्नी है सक्सेस की, ये वाकई में इंस्पायरिंग है, जो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जो आप लोग देख रहे हो वीडियो, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि मैम के जो सजेशंस हैं वो प्लीज़ आप कहते हैं ना उसको नोट डाउन कर ले कहीं पे। डेफिनेटली मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैम से मैं खुद प्रभावित हूँ अभी इनके सारे पॉइंटर्स सुन के। मैम से तो काफ़ी लंबा अगर डिस्कशन करें तो काफ़ी लंबा डिस्कशन जाएगा, बट कुछ समय का बाउंडेशन है। मैम थैंक यू सो मच जी। मैम आपके टाइम के लिए।